31 जनवरी 2026 की तारीख में इतिहास का एक किस्सा दर्ज हो चुका है। किस्सा कि महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला डिप्टी सीएम मिली। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिला दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनेत्रा पवार की, पार्टी में उनकी भूमिका की और इस बात की भी कि उनके डिप्टी सीएम बनने से परिवार और पार्टी पर क्या असर होगा। क्या एनसीपी का विलय होगा और एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन का इस पर क्या असर पड़ने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब क्या हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर होगा। मेरे साथी गौरव इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। तो गौरव, आज की तारीख में महाराष्ट्र के लोक भवन में क्या कुछ हुआ और किस तरह से सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हुआ, उस पर क्या कुछ अपडेट अभी तक अपने पास है? सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं, यानी कि वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुकी हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। इससे पहले एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में जो अभी तक बारामती में थी सुनेत्रा पवार, वहाँ से मुंबई आई, वहाँ पर बैठक हुआ और एनसीपी के विधायक हैं दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने जो है उनके नाम का प्रस्ताव रखा। कोई किसी भी पार्टी का विधानसभा में या संसद में या लोकसभा में जो भी पार्टी के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो नेता होता है वही जो है पार्टी का रिप्रेजेंट करता है सबसे फ्लोर पे। तो उसके तौर पर अभी तक अजीत पवार कर रहे थे, पार्टी के नेता थे सदन में। अब जो है उसके लिए उनको चुना गया है सुनेत्रा पवार को उनकी जगह। फिर इस बारे में जानकारी जो है राज्यपाल को दी गई और फिर उसके बाद जो उनके एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन है, उनके जो साथी हैं, मतलब शिवसेना के एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को दी गई और फिर उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया गया। लोक भवन में जो है शपथ ग्रहण हुई। इस दौरान जो महायुति के मतलब साथी हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और तमाम नेता उपस्थित रहे जो भी हैं। जी, तो गौरव, दर्शकों की आसानी के लिए अगर आप इसे बता पाएं कि सुनेत्रा पवार की पहचान अब तक पार्टी में कैसी रही और किस पद पर, क्या ये एक पार्टी का प्रमुख चेहरा रही या फिर किस हिसाब से इनकी, मैं कहूं कि इनकी पोजीशन थी पार्टी में? सुनेत्रा पवार मतलब अगर हम 28 जनवरी से पहले की बात करें तो वो अजीत पवार की पत्नी के तौर पर ही जानी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2024 का, बारामती से ही लड़ा था। बारामती को पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है। अजीत पवार खुद जो बारामती विधानसभा सीट है वहाँ से 1991 से लगातार विधायक हैं। आप बारामती के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जब गूगल पे सर्च करेंगे, आप चाहे लोकसभा सर्च करिए चाहे विधानसभा, उसमें पवार 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 आपको दिखेंगे। लोकसभा में शरद पवार थे पहले, एक बार अजीत पवार चुने गए थे, फिर अजीत पवार ने साफ कर दिया कि वो जो है दिल्ली की राजनीति नहीं कर पाएंगे, वो उन्होंने शरद पवार को वापस दी। बाद में शरद पवार फिर चुने गए, फिर बाद में सुप्रिया सुले चुनी गई। बारामती विधानसभा में 1967 से शरद पवार चुनते आ रहे थे। फिर उसके बाद 1991 से अजीत पवार चुनने मतलब वहाँ से विधायक बने और अभी तक लगातार वो बारामती से विधायक हुआ करते थे। तो बारामती लोकसभा जब जुलाई 2023 में अजीत पवार अलग हुए, मतलब अपने चाचा से, शरद पवार से, एनसीपी के जो ज़्यादातर विधायक थे उनके साथ गए, तो पार्टी का नाम और निशान उन्हीं को मिला। एनसीपी अलग हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती पे अपना दावा ठोकने के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को वहां से उतारा, जहां से उनकी बहन जो है सुप्रिया सुले चुनाव लड़ती आ रही थी। हालांकि सुप्रिया सुले वहां से जीती, सुनेत्रा पवार की हार हुई। इसके बाद सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा गया। तो राज्यसभा की सदस्य थी अभी तक, एक चुनाव लड़ा, उन्होंने हार दिया। इसके अलावा जो उनकी पहचान है, मतलब ऐसा नहीं है कि अजीत पवार के पवार खानदान में आने के बाद ही वे राजनीति में आई। राजनीति मतलब वो जो उनका मायका है वहां से भी वे राजनीतिक परिवार से ही आती हैं। अच्छा। उनके पिता जो हैं बाजीराव पाटिल, वो राज्य मंत्री मतलब राज्य में मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और उनके भाई भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो मतलब पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं और उनके पिता की और शरद पवार की आपस में दोस्ती थी, बाद में वो रिश्तेदारी में बदल गई। अजीत पवार की 1985 में सुनेत्रा और अजीत की शादी हुई। तो तब से दोनों साथ में, उनके दो बेटे हैं, जय और पार्थ। तो सुनेत्रा मतलब पवार की आज की डेट में अगर हम ये कहें तो वो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और हो सकता है ये संभावित है कि वो पार्टी की प्रमुख भी बने। बिल्कुल। पार्टी और सरकार में उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी और सरकार में, ये बिल्कुल ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि किस तरीके से होगा। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम देखते हैं कि सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन वो अनुभवी नहीं है, हम जानते हैं, वो डेढ़ साल से करीब वो केवल राज्यसभा की सदस्य हैं।
अजीत पवार के साथ ये चीज नहीं थी। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, योजना का था, और उत्पाद शुल्क का था, अल्पसंख्यक का था, खेल और युवा मंत्रालय था। मतलब काफी हैवी वेट काम था। इससे पहले वो सिंचाई वगैरह से भी जुड़े हुए थे। तो और वो करीब 3-4 दशक की पॉलिटिक्स कर रखे उन्होंने, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे वो। तो अजीत पवार के साथ ये चीज नहीं थी, लेकिन सुनेत्रा पवार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। और जहां तक ये माना जा रहा है कि वित्त तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम देखें कि कई बार मतलब वो वित्त मंत्री रहे, कम से कम 4 से 5 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं अजीत पवार। तो वित्त मंत्रालय क्या अब सुनेत्रा पवार को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब अजीत पवार के साथ ये 2024 में सरकार बनाई थी, महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए थे, उसके बाद सब सरकार बनी थी, तभी वित्त मंत्रालय को लेकर जो रोड़ा थोड़ा सा अटका था, तो अजीत पवार का क्लियर था कि भाई वित्त तो अपने को चाहिए ही, ठीक है। और वित्त मतलब बजट वो हमेशा पेश करते थे। अभी बजट आने से ठीक पहले उनकी डेथ हुई है। तो ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे वित्त मंत्रालय, और अगला बजट वही खुद पेश करेंगे। अब सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी, उनको कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं, हो सकता है कि जो 3-4 मंत्रालय थे अजीत पवार के पास, उनमें से 1-2 मंत्रालय सुनेत्रा को मिले, लेकिन वित्त मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सरकार में उनकी भूमिका को लेकर है। पार्टी में उनकी पार्टी में लेकर के ये भी है कि परिवार और पार्टी में भी उनकी नहीं, अभी जैसे सरकार का हो गया, अब पार्टी में क्या है कि सुनेत्रा के सामने कई सारी चुनौतियां, मतलब कई सारे दावेदार हैं। जैसे सुनील तटकरे, तो मान लीजिए कि भी वो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के एकमात्र लोकसभा के सांसद हैं सुनील तटकरे। इसके बाद आते हैं आपके प्रफुल्ल पटेल, जो कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धनंजय मुंडे, वो भी एक दावेदार हैं। इसके अलावा छगन भुजबल। आप जब देखेंगे अजीत पवार के डेथ के बाद के जो घटनाक्रम है, जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है, तो उसमें ये 3-4 चेहरे, ये 3-4 नाम बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार आपको दिखेंगे कि जब पवार परिवार शोक में था, तो फिर मुख्यमंत्री से मिलना, फिर क्या कहते हैं गवर्नर से मिलना, मीटिंग बुलाना, ये सारी चीज़ें करना, तो इसमें ये सारे 3-4 चेहरे आए हैं। तो अब क्या इन सारे दावेदारों को दरकिनार कर जैसे उप मुख्यमंत्री बनी है, जैसे सरकार में उनकी भूमिका प्रमुख की तय हुई है, क्या पार्टी में भी उनकी भूमिका तय होगी? क्या सुनेत्रा पवार अपने पास ही, जैसे अजीत पवार ने रखा हुआ था पार्टी और क्या कहते हैं सरकार, दोनों का नेतृत्व कंट्रोल करके, तो क्या उसी तरीके से सुनेत्रा भी कर पाएंगी, या फिर अपने बच्चों को वो आगे लाती हैं? क्योंकि अगर वो उप मुख्यमंत्री बनी है, अब उनको विधायक भी बनना होगा। तो ये माना जा रहा है कि जो बारामती की विधानसभा सीट है, क्योंकि अजीत पवार के निधन से वो भी खाली हुई है, तो वहां पर जो उपचुनाव होंगे, ये स्वाभाविक दावेदारी है उनकी, सुनेत्रा की। तो उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा उनको इस्तीफा देना होगा। तो वहां से वो क्या अपने बेटे को भेजेंगी राज्यसभा, या फिर जो है पार्टी का नेतृत्व वो करेंगे और राज्यसभा में जाएंगे? तो ये अभी पार्टी को लेकर अनिश्चितता देखने वाली बात है। देखने वाली बात गौरव ये भी होगी कि क्या एनसीपी का विलय हो सकता है, इसको लेकर के क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब जो लोगों के दिमाग में है, क्योंकि ये लगातार बात चल रही थी, घटना के बाद से ही लगातार कयास चल रहे थे। उससे पहले से भी, जैसे हम उससे पहले का भी घटनाक्रम देखे, शरद पवार का बर्थडे भी आता है, तो उसमें देखा कि शरद पवार के दिल्ली में घर में सब जो है इकट्ठा हुए, उसमें अजीत पवार भी थे, ठीक है। और ये लगातार आज जब ये सब चीजें चल रही हैं, तब भी मतलब ये जब अभी उनके निधन से कुछ दिन पहले जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, उस दौरान भी दोनों गुट जो एनसीपी के हैं, चाहे वो शरद पवार का हो चाहे अजीत पवार का हो, दोनों गुट कई जगहों पर साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन आज शपथ ग्रहण में शरद पवार की अनुपस्थिति देखी गई। और उस पर कमेंट भी आया उनका। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें दोनों इकट्ठे हुए थे, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर परिवार की पकड़ ज्यादा है। ये सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार मजबूत स्थिति में थे। दिल्ली में शरद पवार की जो फ्रैक्शन है वो मजबूत है, ये सबको पता है, क्योंकि लोकसभा में भी आप देखेंगे तो 8 सांसद उनके आए हैं, और लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार का केवल 1 सांसद चुना गया था। लेकिन जैसे ही बात विधानसभा की आई, तो वो सीन उल्टा हो जाता है। 41 विधायक चुने जाते हैं अजीत पवार के, फिर उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं। शरद पवार के पास उतनी सीटें नहीं आती हैं, 10 सीटें पर वो सिमट जाते हैं। तो ये मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का मजबूत पकड़ था, और लोगों को ये वो था कि अजीत पवार ही भविष्य है, क्योंकि शरद पवार की राजनीति अब ढलान पर थे। सुप्रिया सुले उस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं एक्टिव हैं। वो प्रभाव जो अजीत पवार का था, हमने पिछले 2-3 दिन में देखा है किस तरीके से था। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। आपने वो वीडियो देखा था ना, जो आपने उस पर कवर भी किया था, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर को फोन करते हैं, महिला को फोन। अब आप सोचिए कि किसी गांव का कोई कार्यकर्ता अपने पार्टी के सुप्रीम को, जो डिप्टी सीएम है सरकार में, फोन की दूरी गांव से
फोन करता है और वो फोन करके सीधा अधिकारी से बात करते हैं। ये अजीत पवार की पकड़ थी। तो और जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान भी दोनों साथ में आए थे और उसके बाद ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि शरद पवार अजीत पवार के बीच शुरुआत में ये जयंत पाटिल और जयंत पाटिल जो एनसीपी शरद पवार गुट है उसके नेता हैं, तो अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कई दौर की बातचीत हुई। जयंत पाटिल ने पिछले 2 दिन में और उनकी पार्टी के उनके फ्रैक्शन जो है उनके कई नेताओं ने ये बात कही कि दादा विलय चाहते थे और इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये फाइनल स्टेज में था। शरद पवार की ओर से भी ये बात कही गई आज, लेकिन अब उनने कहा है कि ये अब उनका फैसला है जो अब पार्टी का नेतृत्व करेंगे। तो जो जयंत पाटिल है उनका ये कहना था कि हम लोग एक हो चुके हैं, मतलब कई बार सारी चीज़ों पर सहमति बन चुकी थी। 12 फरवरी को जब जिला परिषद के जो जिसके प्रचार में अजीत पवार जा रहे थे बारामती, जहाँ जब उनका निधन हुआ, तो उसके चुनाव के बाद ये अनाउंसमेंट होना था जी। अब लेकिन वो फॉर्मल नहीं हुआ था। वो फार्मूला क्या होगा, क्या वो इंडिया के साथ जाएंगे, पार्टी का लीडर कौन होगा, सरकार में किस तरीके की मतलब उनकी भागीदारी रहेगी, तो इन सब चीज़ों पर कोई वो नहीं आया था। न तो अजीत पवार ने न शरद पवार ने तब कुछ नहीं कहा। हालांकि एक वीडियो अब जरूर आया है आज जो शरद पवार गुट की ओर से जारी भी किया गया है, क्योंकि उनके नेता लगातार ये बात कह रहे थे कि ये सब चीज़ें चल रही थी। ये अजीत पवार वाला मतलब सुनेत्रा या बाकी धनंजय मुंडे या प्रफुल्ल पटेल की ओर से इस तरह का भी कोई बयान नहीं आया था। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अजीत पवार, शरद पवार और बाकी नेता सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 17 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये अंतिम बैठक थी जिसमें ये तय हो गया था कि 12 फरवरी को अनाउंसमेंट हो जाएगा। अच्छा। अब शरद पवार का ये कहना है कि पार्टी जो उनकी पार्टी, उन्होंने ये बात कही कि उनकी पार्टी के नेता जो हैं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, सुनेत्रा पवार, उनके बच्चे जो युवा पीढ़ी है वो विरासत संभाले, जो भी आएगा वो नेतृत्व करेगा और आगे जो भी होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात जो शरद पवार ने कही वो ये कही कि जब उनसे पूछा गया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद जो अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार वो जाते हैं शरद पवार के घर, वहाँ पर सुप्रिया सुले, रोहित पवार, युगेंद्र पवार जो परिवार के अन्य जो पॉलिटिकल एक्टिव हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन सब लोगों के साथ मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई, किस चीज़ को लेकर हुई, ये सब अभी नहीं आया है जी। लेकिन अब जो है विलय को लेकर जो फैसला है वो अटकता हुआ नजर आ रहा है जी। कि क्या ये मतलब साथ में आ पाएंगे। अगर ये साथ में आते तो ये एक मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में भी और केंद्र की राजनीति में भी एक एनसीपी जो है मजबूत स्थिति में आ सकती है जी। तो ये तो बात हुई एनसीपी की गौरव, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इसका? ये भी मतलब अब चूंकि अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे तो भविष्य की क्या योजनाएं थी ये उनके साथ चली गई, ठीक है। लेकिन अलग दोनों ही गुटों से ये मतलब भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है उसका तो ये साफ साफ कहना है कि हम अजीत दादा परिवार के उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जो उनका निर्णय होगा, जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम तो उसी के तहत आज जो है सुनेत्रा पवार का होगा। जो दूसरा गुट है इंडिया गठबंधन का, उसका ये कहना है कि भाई उनका अपना, कांग्रेस ने तो कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो उनका अपना मैटर है, क्योंकि वो अलग दल है या अलग गठबंधन में किसके साथ आते जाते हैं। लेकिन क्या विलय होगा नहीं होगा इसको लेकर क्या, क्योंकि अब जब शपथ ग्रहण हो चुका है तो ये इसकी मतलब उम्मीद बहुत कम ही है और भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो अजीत पवार की पार्टी है, जो उसके विधायक हैं वो अलग जाएं। तो उनको अपने साथ रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और अगर विलय होता भी है तो भी ये देखने वाली बात होगी कि शरद पवार उस तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर विलय होगा तो फिर नेतृत्व जो है, चूंकि परिवार के प्रमुख होने के नाते या सबसे सीनियर होने के नाते मुझे लगता है कि शरद पवार की ज्यादा भूमिका रहेगी जी। तो ये परिवार में भी कौन, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे दावेदार हैं। जब अजीत पवार का नाम पार्टी प्रमुख के लिए नहीं अनाउंस किया गया, जब 2023 में सुप्रिया सुले को कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, तो जब अजीत पवार अलग हुए तो उसका भी मेन रीजन यही था कि अजीत पवार पे न भरोसा करते हुए, मतलब जो कि उनका ये था कि भाई हम पूरा यहाँ पर संभाल रहे हैं, तो वो सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए अलग हुए थे। अब परिवार में क्या है कि स्थिति की जो सुप्रिया सुले हैं, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो कार्यकारी प्रमुख हैं एनसीपी शरद पवार गुट की। उनके साथ हैं रोहित पवार जो उनके एक तरीके से शरद पवार के पोते हैं, उनके भाई के पोते हैं, तो उनके एक तरीके पोते हुए चचेरे हुए। युगेंद्र पवार हैं। युगेंद्र पवार कौन है? युगेंद्र पवार अजीत पवार के सगे भतीजे हैं, ठीक है। युगेंद्र पवार ही बारामती से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे
क्या अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ। अभी जो उनका वीडियो आया आप उसमें देखेंगे, वो बहुत अस्पताल के बाहर से रोते हुए भी एकदम फूट के रोते हुए फोन पे बात करते हुए वीडियो भी आया था। रोहित पवार को सबसे तगड़ा दावेदार इसलिए माना जा रहा है कि भविष्य अगर हम देखें, क्योंकि हम सुप्रिया सुले को उस तरीके से एक्टिव देखते नहीं हैं संगठन में और महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन रोहित पवार शरद पवार के बाद ठीक उसी तरह का स्टाइल और वो अजित पवार के भी काफ़ी करीबी थे। अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो उसमें रोहित पवार और अजित पवार की जुगलबंदी भी देखने को मिली, जब पिंपरी चिंचवाड़ में या फिर पुणे में वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और अटैक कर रहे थे लगातार भाजपा की सरकार पे। और जब से उनका निधन हुआ है 3-4 पोस्ट लगातार रोहित पवार कर चुके हैं कि दादा आप छोड़ के चले गए हमें, दादा कितनी संभावनाएं थी, अभी हम लोग साथ मिलके काम करते थे, कितना मतलब उनको लेकर जो भी उनकी यादें रही हैं, क्योंकि उनके चाचा हैं, तो वो लगातार उसको शेयर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक पोस्ट किया है कि बारामती में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति शपथ ले रहा हो मुख्यमंत्री की या उप मुख्यमंत्री की या मंत्री पद की और उसके शुभकामना वाले पोस्टर न लगे। तो उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स शेयर भी किए हैं जिसमें अजित दादा पवार के लिए लिखा गया था कि भविष्य के मुख्यमंत्री उनको शुभकामना देते हुए या उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामना देते हुए बहुत सारे पोस्टर लगे। तो उन पोस्टर्स का कटआउट, पुराने पोस्टर्स का उन्होंने शेयर किया और लिखा है कि आज जब एक व्यक्ति शपथ लेने जा रहा है तो इस तरह का कोई माहौल नहीं है, आप हमें ऐसे, मतलब उनका अपना जो प्रेम है उसको दिखाया। तो रोहित पवार भी एक दावेदार हैं। अब अगर पार्टी का विलय होता है, साथ में आते हैं, तो क्या किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, क्या सुनेत्रा पवार ही लीड करेंगी या फिर रोहित पवार या सुप्रिया सुले के हाथ में कमान आएगी, या फिर जय या पार्थ में से कोई आगे आता है और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी अभी तक। जी बिल्कुल। तो सुनेत्रा पवार ने शपथ तो ले ली है, लेकिन उनकी पार्टी और परिवार में भूमिका क्या होगी, एनसीपी का विलय होगा, क्या होगा, एनडीए और इंडिया गठबंधन पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये तमाम सवाल है जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आप तक भी कोई कयास या कोई चर्चा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजें। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। धन्यवाद।